हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल क्राइम स्टोरी। आज मैं फिर लौटी हूँ एक नई कहानी के साथ, कुछ नए किरदारों के साथ। आज की कहानी इंडिया की नहीं है, पर है इंडियंस की ही, जो विदेश में जाकर के बसे थे, जिनकी अपनी एक ज़िंदगी थी वहाँ पर। और उन्हीं सच्ची घटना पर आधारित है मेरी आज की कहानी। आज की कहानी कुछ करीब 13 साल पुरानी है। साल 2011 में इंग्लैंड की राजधानी लंदन में एक रात पुलिस पहरे पे थी। तभी एक पुलिस वाले को सड़क के बीचों बीच काफ़ी धुआं दिखाई देता है। धुएं का थोड़ा पीछा करने पर पुलिस को एक गाड़ी दिखाई देती है जिसमें आग लगी हुई थी। परंतु पुलिस तुरंत फायर ब्रिगेड को कॉल करती है। आग बुझाने पर पुलिस को दिखता है कि वो एक नीले रंग की मर्सिडीज कार है जिसके अंदर कोई नहीं बैठा था। तभी पुलिस को लगता है कि ये शायद चोरी की गाड़ी होगी या फिर किसी से बदला लेने के लिए ऐसा करा होगा कि उसकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया होगा। फिर पुलिस गाड़ी के मालिक की पहचान करने के लिए गाड़ी की तलाशी लेती है। गाड़ी की तलाशी के दौरान एक पुलिस वाला गाड़ी की डिक्की खोलता है और गाड़ी की डिक्की खोलते ही उसे डिक्की में एक लाश दिखती है। इससे पहले पुलिस को लग रहा था कि ये छोटा मोटा क्राइम होगा, लेकिन अभी एक मर्डर का केस बन चुका था। इससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। हमें आपके साथ की बहुत ज़रूरत है, ताकि आपको इसी तरीके से सच्ची कहानियाँ सुनाते रहें। ये एक ऐसा केस है जो आपके होश उड़ा देगा। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। क्योंकि गाड़ी के अंदर लाश इतनी बुरी तरह जल गई थी कि लाश के ऊपर एक भी कपड़ा नहीं बचा था। लाश के हाथों पैरों की हालत कुछ ऐसी थी कि जैसे किसी ने उसे जलाने से पहले उसे रस्सी से बांधा हो, लेकिन आग के साथ वो रस्सी भी जल चुकी थी। पूरी गाड़ी को अच्छे से देखने के बाद पुलिस को कोई भी हथियार, कोई भी आइडेंटिटी कार्ड, कोई भी एविडेंस नहीं मिलता। अब पुलिस के पास सिर्फ 2 इन्फॉर्मेशन थी, एक तो नीले रंग की मर्सिडीज और दूसरा उस गाड़ी का नंबर। जब पुलिस गाड़ी के नंबर की इन्फॉर्मेशन निकालती है तो पता चलता है कि गाड़ी 18 साल की अमनदीप कौर के नाम पर है। और इस सारी जांच पड़ताल में सुबह के 5 बज गए थे। तो सुबह के 5 बजे पुलिस गाड़ी की जानकारी से मिले पते पर पहुंचती है तो एक बूढ़ी औरत दरवाज़ा खोलती है। पुलिस पूछती है अमनदीप कौर कौन है और कहाँ है। अचानक सुबह सुबह पुलिस को दरवाजे पर देखकर वो औरत थोड़ी घबरा जाती है और वो हैरान होती है कि आखिर वो उनकी बेटी के बारे में क्यों पूछ रहे हैं। वो कहती है कि अमनदीप उसकी बेटी है और वो उसे बुलाती है। फिर पुलिस दोनों को बिठाकर उनसे पूछती है कि अमनदीप की गाड़ी यहाँ से 20 मिनट की दूरी पर एक सड़क पर जलते हुए मिली। आपकी गाड़ी वहाँ कैसे पहुँची और उसे आग कैसे लगी? अब तक पुलिस लाश के बारे में उनको कुछ भी नहीं बताती। अमनदीप पुलिस को बताती है कि उसका 3 साल बड़ा भाई गगनदीप कल रात एक पार्टी में जाने के लिए उससे गाड़ी मांग कर ले गया था और उससे कहा था कि लेट नाइट पार्टी है, मैं लेट हो जाऊंगा। लेकिन क्योंकि अब सुबह हो रही थी तो उसने सोचा कि वो आता ही होगा। पुलिस गगनदीप के बारे में और उनकी फैमिली के बारे में थोड़ा पूछताछ करने लगती है। अमनदीप बताती है कि वो 21 साल का है और वो इतनी सी उम्र में ही सेल्फ मेड करोड़पति है। उसका अपना एक टीवी चैनल है जिसका नाम सिख टीवी है। ये बात पुलिस वाले के दिमाग में खटकती है। उन्होंने ये भी बताया कि उसके साथ साथ गगनदीप अपनी फैमिली के बिजनेस को संभालता है जो कभी उसके पिताजी संभाला करते थे। लेकिन 2 साल पहले उसके पिताजी का कत्ल हो गया था और वो कत्ल उन्हीं के एक दोस्त ने बिजनेस में घपला होने के बाद किया था। उस घटना के बाद गगनदीप ही उनकी फैमिली को संभाल रहा था। साथ ही वो एक ब्रिटिश सिख फेडरेशन का प्रेसिडेंट भी है। उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और ना ही किसी से कोई दुश्मनी। अब पुलिस का शक जाता है कि शायद वो बॉडी गगनदीप की भी हो सकती है और हो सकता है पैसों के चक्कर में या कोई लाड़-घाट की वजह से किसी ने उसका खून कर दिया हो और उसी की गाड़ी की डिग्गी में उसकी लाश डाल दी हो और फिर सारे सबूत मिटाने के लिए गाड़ी में आग लगा दी गई हो। तो पुलिस गगन की फैमिली को बताती है कि उन्हें इस गाड़ी की डिग्गी में से एक लाश मिली है। तो गगन के परिवार के तो बहुत बड़ा सदमा लगता है। अब पुलिस को यहाँ से तरह तरह के शक होने लगते हैं। कभी लगता है गगनदीप ने किसी को मार दिया है और कभी लगता है कि गगनदीप को ही किसी ने मार दिया होगा। सारा कुछ फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के ही भरोसे था, क्योंकि बॉडी की पहचान तो नहीं की जा सकती थी। पुलिस घर से गगनदीप का टूथब्रश और कंघा ले जाती है ताकि एक बार डीएनए से मैच करवाया जा सके कि लाश गगनदीप की है भी या नहीं। उसके बाद अमनदीप गगन के सारे दोस्त को कॉल करती है और गगन के बारे में पूछती है। तो एक दोस्त उन्हें इंटरनेट का सहारा लेने का सुझाव देता है।
फिर उसके बाद फेसबुक और अन्य सोशल साइट्स पे पोस्ट की जाती हैं। पूरे इंटरनेट पर भर दिया जाता है कि गगनदीप मिसिंग है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। फिर जहां गाड़ी जलते हुए मिली थी वहां आसपास इलाकों के सीसीटीवी कैमरा को पुलिस ने एक एक करके खंगालना शुरू किया। एक सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को दिखता है कि 2 लोग गाड़ी में आग लगाकर भाग रहे थे, लेकिन वह पिक्चर बिल्कुल भी क्लियर नहीं थी। यहाँ तक कि वो फुटेज देखकर कोई भी यह नहीं बता सकता था कि वो दोनों लड़के हैं या लड़कियाँ। लेकिन ध्यान से देखने पर पुलिस को पता लगता है कि उन दोनों में से एक ने पगड़ी पहन रखी थी। बिल्कुल ऐसी ही पगड़ी गगनदीप भी पहनता था। अब ये इन्फॉर्मेशन पुलिस फैमिली से शेयर करती है और पुलिस और फैमिली दोनों को लगने लगता है कि वो गगनदीप है। अगले दिन डीएनए की रिपोर्ट आती है और वो टेस्ट पॉजिटिव होता है। इसका सीधा मतलब ये था कि वो लाश गगनदीप की है। अब ये इन्फॉर्मेशन पुलिस गगन के परिवार वालों को देती है, जिससे गगन के परिवार को फिर से बहुत बड़ा सदमा लगता है। माँ और बहन दोनों पुलिस से बॉडी देखने के लिए रिक्वेस्ट करती हैं और पुलिस उन्हें बॉडी को देखने की अनुमति दे देती है। उसके बाद गगनदीप की बहन अमनदीप ने कई इंटरव्यूज़ में बताया कि बॉडी के ऊपर की 3 लेयर्स खत्म हो चुकी थी। टूटी फूटी मुड़ी हुई हड्डियों के ढांचे पर सिर्फ मांस के टुकड़े थे और एक आंख पूरी तरीके से अंदर धंस चुकी थी। देखकर लग ही रहा था कि ये किसी इंसान की बॉडी तो नहीं होगी। गगन की ओरिजिनल फ़ोटोज़ पब्लिक डोमेन पर है ही नहीं। वो तस्वीरें इतनी भयानक थी कि वो कभी पब्लिक के लिए आउट ही नहीं हुई। सिर्फ बॉडी का डिस्क्रिप्शन ही इंटरनेट पर उपलब्ध है। इसके बाद गगन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, जिसमें बात साफ साफ लिखी थी कि गगनदीप को जलाने से पहले काफ़ी मारा गया था। उसके सर पर इतनी ज़ोर से मारा गया था कि उसका दिमाग सूज गया था और जिस वक्त उसे गाड़ी की डिक्की में डालकर जलाया गया उस वक्त उसकी सांसें चल रही थी, क्योंकि पोस्टमार्टम में उसके फेफड़ों से राख मिली थी। इसका मतलब जब वो जल रहा था तब उसकी सांसें चल रही थी। अब सवाल ये था कि घर से खुशी खुशी पार्टी के लिए निकला गगनदीप इस हाल में कैसे पहुंचा, और वो 2 लोग कौन थे जिन्होंने गाड़ी में आग लगाई। पुलिस जगह जगह की सीसीटीवी कैमरा से गाड़ी को ट्रैक करने की कोशिश करती है कि गाड़ी आखिर कहाँ कहाँ गई। गाड़ी का सारा ट्रैक ट्रेस करने के बाद पता लगता है कि गाड़ी एक शहर जिसका नाम ब्राइटन है वहाँ गई थी। पुलिस गगन के परिवार से और दोस्तों से पूछती है कि उस शहर में कौन रहता है, तो एक लड़की का नाम सामने आता है। वो नाम था मुंडल महल। इस लड़की के बारे में और जानने पर पता चलता है कि मुंडल महल 19 साल की एक मेडिकल स्टूडेंट थी जो गगनदीप की दोस्त थी और गगनदीप उसे काफ़ी पसंद करता था। गगन के परिवार वालों को उसके बारे में पता था। गगनदीप और मुंडल दोनों का ही एक कॉमन फ्रेंड था जिसका नाम हरिंदर शोकर था। ये दोनों घटना से 1 साल पहले हरिंदर शोकर की एक पार्टी में ही मिलते हैं। उस पार्टी में मिलने के बाद गगनदीप ने फेसबुक के जरिए मुंडल को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी और मुंडल ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली थी। वहीं से दोनों की बातें शुरू हुई। मुंडल काफ़ी ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट लड़की थी और गगनदीप उसे काफ़ी पसंद करता था, लेकिन गगनदीप के परिवार वालों को ये दोस्ती पसंद नहीं थी। गगन की मम्मी अक्सर गगन को कहा करती थी कि वो लड़की सिख ज़रूर है लेकिन वो रिलीजियस नहीं है। वो पब और क्लब जाती है और दोस्तों के साथ हाउस पार्टीज़ करती है। गगन के परिवार वाले ये चीज़ अच्छी नहीं मानते थे, इसलिए वो अपने बेटे को उससे ज़्यादा करीब होने से रोकते थे। अब पुलिस ब्राइटन में मुंडल की फ्लैट पर जाती है। उस फ्लैट में मुंडल के साथ 8 और लड़कियां रहती थीं जो उसी के कॉलेज में पढ़ती थीं। वहाँ पास के लगे सीसीटीवी कैमरा की फुटेज में गगनदीप की गाड़ी दिखाई देती है, जिसमें दिखता है कि गगनदीप की गाड़ी लगभग 11 बजे के आसपास मुंडल के घर आई थी। अब पुलिस पूछताछ करती है तो मुंडल बताते कि गगनदीप अपनी कार लेकर उसके घर के बाहर आया था और उससे मिलकर चला गया था और इसके बाद उन दोनों में कोई बात नहीं हुई। जब गगन की बहन अमनदीप मुंडल का नाम सुनती है तो वो पुलिस को बताती है कि जब गगनदीप कहीं मिल नहीं रहा था तो अमनदीप ने गगन के सभी दोस्तों को फ़ोन किया था और उसी दौरान अमनदीप ने मुंडल महल को भी फ़ोन किया था और वो फ़ोन कॉल काफ़ी अजीब था। सबसे पहले मुंडल ने कहा था कि नहीं, वो यहाँ नहीं आया। उसके बाद जब अमनदीप ने बोला कि मुझे गगन के दोस्तों ने बताया कि तो तुमसे मिलने आने वाला था, तो उसने तुरंत अपना स्टेटमेंट चेंज किया और कहा कि हाँ, वो आया था और मुझे बाहर से ही मिलकर चला गया। जब गगन की बहन पुलिस को बताती है कि मुंडल के स्टेटमेंट चेंज किया है तो पुलिस का शक मुंडल पे गहरा हो जाता है। पुलिस मुंडल के घर वापस जाती है और मुंडल तब तक वहाँ से भाग चुकी होती है। पुलिस पड़ोसियों से पूछताछ करती है तो पड़ोसी बताते हैं
कि पहले मुंडल के घर से जोर जोर से आवाज़ें आ रही थी और उसके बाद 2 लड़कों को कुछ भारी सामान डिग्गी में अंदर डालते हुए देखा गया था। उनमें से एक पड़ोसी ने ये अजीब हरकतें देखी तो उसने गाड़ी का नंबर नोट कर लिया था। वो पुलिस को गाड़ी का नंबर दिखाता है और वो वही नंबर था जो गगनदीप की गाड़ी का होता है। इसका मतलब ये था कि मुंडल के घर से 2 लोगों ने कोई भारी सामान यानी गगन की बॉडी डिग्गी में डालनी थी। अब पुलिस मुंडल के घर वापस जाती है और उसकी सारी दोस्तों से पूछताछ शुरू कर देती है। उन लड़कियों में से कुछ लड़कियां कुछ इन्फॉर्मेशन देती हैं। पुलिस उनसे पूछती है कि 2 दिन पहले यहाँ क्या हुआ था। तो एक लड़की बताती है कि मुंडल और गगनदीप अच्छे दोस्त थे, लेकिन कुछ समय से दोनों के बीच में कुछ झगड़े चल रहे थे, जिसके बाद मुंडल हमेशा कहती थी कि वो गगनदीप को मार देगी। और उस रात मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन मुंडल ने उन्हें नीचे आने के लिए मना कर दिया था और रात को 11 बजे के बाद हमें ज़ोर से सामान फेंकने की और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन क्योंकि हमें नीचे आने के लिए मना कर दिया था इसलिए हम में से कोई भी वहाँ नहीं गया। दूसरी लड़की बताती है कि उस रात 9 बजे के आसपास मुंडल 2 लड़कों को स्टेशन से पिक करने गई थी। पुलिस इस इन्फॉर्मेशन के बाद रेलवे स्टेशन पहुंचती है। वहाँ के सारे सीसीटीवी कैमरा खंगाले जाते हैं। एक फुटेज में मुंडल की गाड़ी ट्रेस होती है और अगली फुटेज में मुंडल अकेले स्टेशन की तरफ बढ़ते हुए दिखती है। फुटेज में मुंडल जिन्हें पिक करने आई थी उन 2 लड़कों में से हंसते हुए बातचीत करते हुए वो स्टेशन के बाहर निकलती है। अब ये सीसीटीवी कैमरा की फुटेज काफ़ी क्लियर थी। पुलिस इस फुटेज से तस्वीरें निकालती है और गगन के परिवार और दोस्तों को दिखाती है। परिवार वाले उनमें से एक लड़के को पहचान जाते हैं और फिर से इस केस में एक नया मोड़ आता है। उनमें से एक लड़का हरिंदर शोकर था, जो गगन का सबसे अच्छा दोस्त था, जो हर रोज़ गगन के घर आता था और उसे गगन की माँ अपना दूसरा बेटा समझती थी। वो काफ़ी गरीब था और गगन उसकी फाइनेंशियली मदद भी करता था। गगन कभी उसे लोन उतारता था, कभी उसको कपड़े दिलवाता था और कभी उसे कहीं नौकरी भी लगवा देता था। और पुलिस के मुताबिक शायद गगन के मर्डर में उसका हाथ हो सकता था। ये गगन के परिवार वालों के लिए चौथा झटका था। अमनदीप पुलिस को बताती है कि जब वो गगन के सारे दोस्तों को कॉल कर रही थी तब हरिंदर के पास भी अमनदीप ने कॉल किया था और जब अमनदीप ने उसे बताया कि गगनदीप नहीं मिल रहा तो हरिंदर ज़ोर से हंसा। ये बात अमनदीप को बहुत बुरी लगी क्योंकि हरिंदर उसका फैमिली फ्रेंड बन चुका था। उसके बाद भी वो गगन के ना मिलने पर हंस रहा था, तो अमनदीप को कहीं ना कहीं उस पर पहले से शक हो चुका था। पुलिस तुरंत हरिंदर शोकर के घर जाती है और उसको अरेस्ट कर लेती है। उसको बिठाकर पूछताछ की जाती है कि रेलवे स्टेशन पर तीसरा आदमी तुम्हारे साथ कौन था। तो हरिंदर बताता है कि तीसरे लड़के का नाम डेरेन पीटर्स है और वो उसका दोस्त है। जब पुलिस गगनदीप के बारे में हरिंदर से पूछती है तो वो कोई भी जवाब नहीं देता। हरिंदर की स्टेटमेंट्स के बाद पुलिस डेरेन पीटर्स को भी अरेस्ट कर लेती है। डेरेन पीटर के घर से पुलिस को पेट्रोल का एक कैन मिलता है जो कि सबूत था कि गाड़ी इन्होंने ही जलाई थी। अब ये मुद्दा काफ़ी बड़ा हो गया था और इंग्लैंड के न्यूज़ चैनल पर टेलीकास्ट होने लगा था, इसलिए मुंडल का बचना मुश्किल था। मुंडल पुलिस को सरेंडर कर देती है और अपनी झूठी कहानी लेकर पुलिस स्टेशन आती है। मुंडल पुलिस को बोलती है कि गगनदीप उसके घर आया था और बाहर से ही चला गया था। उसके बाद उसे उसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन क्योंकि वह सिख फेडरेशन का प्रेसिडेंट है तो हो सकता है कुछ लोग उसे जेलसी रखते हों। परंतु पुलिस मुंडल के बारे में काफ़ी कुछ जान चुकी थी, जैसे कि उसका स्टेशन जाना, उसकी कमरे से इतनी आवाज़ें आना और उन दोनों लड़कों का कुछ भारी सामान डिक्की में रखना और फिर डिक्की बंद करने के बाद वहाँ से उस डिक्की से गगनदीप की लाश मिलना। अब पुलिस उसे सख्ती करती है तो मुंडल पुलिस को एक नया बयान देती है कि अब से 6 महीने पहले गगनदीप बिना बुलाए उसके घर आ गया। क्योंकि गगनदीप उसका दोस्त था, उसने गगनदीप को अंदर आने दिया। उसके बाद गगनदीप ने उसकी गाड़ी की लाइट खराब हो जाने का बहाना लगाकर मुंडल को घर में रात रुकने का पूछा, तो मुंडल गगन को रुकने दे देती है और उसी रात गगनदीप अपनी कुछ हदें पार कर देता है और मुंडल से बदतमीजी करने की और छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है। इसके बाद उन दोनों की बहुत लड़ाई होती है। गगनदीप मुंडल से सॉरी बोलता है, लेकिन मुंडल गगन से बात नहीं करना चाहती थी, तो उनकी 6 महीने तक बात नहीं होती। पुलिस धमकाते हुए पूछती है कि फिर 6 महीने के बाद उनकी वापस से बातचीत कैसे होनी शुरू हो गई। तो मुंडल अब एक नया बयान देती है।
अब मुंडल पुलिस को बताती है कि उसने गगनदीप को कभी माफ़ किया ही नहीं था, इसलिए उसने 6 महीने बाद गगनदीप को एक सबक सिखाने के लिए टेक्स्ट करके उसे अपने कमरे में मिलने बुलाया और उससे पहले हरिंदर और पीटर को अपने घर में बैठा रखा था। मुंडल गगन को 2 थप्पड़ मारना चाहती थी, लेकिन वो कैसे मरा और उसकी बॉडी जल गई तो ये सब उसे कुछ भी नहीं पता था। पुलिस मुंडल की पूरी कहानी पर विश्वास कर भी लेती, लेकिन पुलिस के पास उसके फ्लैट में रहने वाली लड़कियों का पहले से बयान था कि उस रात मुंडल ने उन्हें नीचे आने के लिए मना किया था और उन्होंने काफ़ी शोर सुना था। इसके साथ ही पुलिस के पास मुंडल के पड़ोसियों का भी बयान था, जिनकी आंखों देखा था कि 2 लड़कों ने भारी सामान गाड़ी की डिक्की में रखा है। पुलिस इन सभी के फ़ोन की जांच करती है। पुलिस को मुंडल के फ़ोन से गगनदीप की गई चैट दिखती है, जिसमें मुंडल गगनदीप को मिलने बुला रही है और गगनदीप मुंडल से कहता है कि तुम मुझे मारोगी तो नहीं। पुलिस को मुंडल के फ़ोन से हरिंदर की हुई कॉल और मैसेज भी मिलते हैं। एक तरफ मुंडल गगनदीप को 10-11 बजे के आसपास बुला रही थी, तो दूसरी तरफ मुंडल हरिंदर को 9 बजे के आसपास बुला रही थी, जिसमें हरिंदर का जवाब था कि तुम चिंता मत करो, मैं गगन से पहले पहुंच जाऊंगा। अब ये साफ हो चुका था कि गगनदीप को मुसीबत में फंसाने के लिए मुंडल ने ही अपने घर उसे बुलाया था। पुलिस को एक कॉल रिकॉर्डिंग भी मिलती है जो मुंडल और हरिंदर के बीच हुई, जिसमें हरिंदर बोल रहा था कि तुम्हारे लिए मैं 21 साल जेल जाने के लिए भी तैयार हूँ, पर क्या तुम मेरा इंतज़ार करोगी। लगातार दोस्तों से जानकारी जुटाने के बाद पुलिस को ये भी पता चला था कि हरिंदर मुंडल को पसंद करता था। सबूतों को कोर्ट में पेश किया जाता है और ये साबित हो जाता है कि हरिंदर और डैरेन पीटर्स ने ही उसे मारा है। और क्योंकि हरिंदर गगनदीप से बहुत दुबला पतला था, शायद वो अकेले उसके साथ नहीं लड़ पाता, इसलिए हरिंदर ने एक क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले डैरेन पीटर्स को कुछ पैसों के देने के साथ अपने प्लान में शामिल करने के लिए मनाया। इसके बाद हरिंदर को 22 साल की, डैरेन पीटर्स को 12 साल की और मुंडल को 6 साल की सज़ा सुनाई जाती है। मुंडल ने 6 साल की सज़ा सिर्फ 3 साल काटे और 2014 में बाहर आ गए। जेल से आने के बाद मुंडल ने 2014 में अपना एक यूट्यूब चैनल खोला। इसके बाद उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और उसके बाद शादी कर ली। अब वो अपनी एक बहुत अच्छी ज़िंदगी बिता रही है। जिससे मुंडल ने शादी करी, वो 2019 में रेड ब्रिज एरिया का मेयर बना। कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताएं।